Good morning everybody। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA BEd BSc BEd की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पढ़ रहे हैं जेंडर संबंधी मुद्दे एवं मुख्य अवधारणाएं। प्रशिक्षणार्थियों, आज का अपना मुख्य मुद्दा है पितृसत्ता। पितृसत्ता या पितृ प्रधानता के बारे में आज आप अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ निकलता है पिता की या पुरुष की प्रधानता या पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग की सत्ता का होना। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष प्रधान हमारा समाज है और प्राचीन काल से ही लगभग पूरी दुनिया में पुरुष प्रधानता ही देखने को मिलती है। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष सत्ता या परिवार का बुजुर्ग जो महिलाओं के ऊपर हुक्म चलाते हैं और महिलाओं को अपने अधीन, महिलाओं को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जो शासन चलाया जाता है वो पितृसत्तात्मक शासन या पुरुष प्रधानता वाला शासन कहलाता है। पिता या पुरुष का परिवार पर नियंत्रण रहता है और चाहे वो संपत्ति हो या आर्थिक क्षेत्र हो, सारी संपत्ति पर और आर्थिक जो भी संभावनाएं हैं कमाने की, उन सब पर नियंत्रण रहता है पुरुष का। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष के लिए पितृसत्तात्मक इस व्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि पुरुष वंश को चलाने वाला है। पुरुष परिवार का लालन पालन करने वाला, पुरुष परिवार का भरण पोषण करने वाला है, पुरुष इस वंश को आगे चलाने वाला है। हमारे देश में बेटे के जन्म पर जश्न मनाया जाता है, बेटी के जन्म पर मातम छा जाता है। और तो और जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को, बेटी को जन्म देते समय दुख होता है, उसका चेहरा भी पीला पड़ जाता है, परिवारजनों का चेहरा नीला पड़ जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में पुरुष को बहुत महत्व दिया गया है। बेटे के जन्म पर जश्न का माहौल, बेटी के जन्म पर मातम का माहौल घर में छा जाता है। पुरुष वंश को चलाएंगे, पिता की मृत्यु पर मुखाग्नि देंगे, पिंडदान करेंगे। ऐसी ऐसी सोच, ये धारणाएं जिन पर पुरुष को प्रधानता सौंपी गई है या पुरुषों के वर्चस्व को स्वीकारोक्ति हमारे समाज ने दी है। प्रशिक्षणार्थियों, ये सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा शासन या सत्ता चलाई जाती है, उसका संपत्ति पर नियंत्रण रहता है
उसका आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रहता है। परिवार की महिलाओं को ये पुरुषों के द्वारा हुक्म चलाए जाते हैं, वो सबऑर्डिनेट की भूमिका में पुरुषों के अधीन माना गया है महिलाओं को। इस पुरुष प्रधानता या पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों, इसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पुरुष को वंश चलाना, संपत्ति पर अधिकार रखना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करना, ये सारे अधिकार सौंपे गए हैं पुरुषों के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा का मुख्य मुद्दा है कि महिलाओं के ऊपर अपनी हुकूमत किस प्रकार कायम की जाए। इसलिए महिलाओं को दोयम दर्जा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किया गया है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में कमतर आंका गया है, पुरुषों को ऊंचा दर्जा दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखकर उनको पुरुषों से निम्न श्रेणी में माना गया। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था की सोच ऐसी है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में कमज़ोर हैं, महिलाएं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में कम अक्ल रखती हैं, पुरुषों में विद्वता या अक्ल महिलाओं के मुकाबले में ज़्यादा मानी गई। जबकि बात सिर्फ चांस की है। एक लाइन का उत्तर है, न महिलाएं पुरुषों से किसी क्षेत्र में कमजोर हैं, न महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में कम अक्ल हैं। बात सिर्फ चांस की है। उनको मौका दीजिए और उस मौके को वो देखिए किस प्रकार बुनाती हैं। उनको मौका तो दो, उनको इस फील्ड में उतारो तो सही। और इतिहास गवाह है कि महिलाओं को जब अवसर मिले हैं तो उन मौक़ों को, उन अवसरों को उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। गार्गी, मैत्रेयी ये उदाहरण हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया बेगम, किरण बेदी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये सारे नाम हैं। इंदिरा नूई, कल्पना चावला, ये वो नाम हैं जिनको जो जो मौके दिए गए उसकी कसौटी पर वो खरा उतरकर उन महिलाओं ने समाज को आईना दिखलाया है। प्रशिक्षणार्थियों, पितृसत्ता या पुरुष प्रधानता वाला ये समाज, पितृ प्रधानता वाला ये समाज ये मानता है कि महिलाएं हमारे मुकाबले में कमज़ोर हैं, उनका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पुरुषों के मुकाबले में वो कमतर आंकी गई हैं। इसी सोच को लेकर वो महिलाओं पर नियंत्रण करते हैं, महिलाओं को अपने अधीन रखते हैं, उनकी संपत्ति पर अधिकार और उनको अपनी सत्ता की उनके ऊपर हुकूमत चलाना। और तो और महिलाएं पुरुषों के अधीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, पुरुषों के अधीन जो महिलाओं को समाज में किया गया है
उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे और दुनिया के धर्मों की भी है। किसी भी धर्म का आप अध्ययन करके देख लें, उस धर्म में एक ही सत्ता विराजमान है, पुरुषों की। धर्म पितृसत्तात्मक हैं, और तो और धर्म पर आधारित ही कानूनों का निर्माण किया गया है। इस्लाम के धार्मिक कानून, ईसाई के धार्मिक कानून, हिंदुइज्म के धार्मिक कानून, विभिन्न धर्मों के अलग अलग कानून जो धर्म पर आधारित हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर एक बात लेखक ने कही है, वो ये है कि दुनिया के किसी भी धर्म को देख लो, उसमें सत्ता या शासन पुरुषों का ही है। एग्जाम्पल यहां से शुरू होता है। त्रेता में अवतार के रूप में या विष्णु भगवान के अवतार के रूप में भगवान श्री राम धरती पर आए। द्वापर में वही विष्णु भगवान के अवतार के रूप में श्री कृष्ण भगवान धरती पर आए। भगवान के भेजे हुए मैसेंजर के रूप में ईसा मसीह धरती पर आए। भगवान के भेजे हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब धरती पर आए। खुदा के भेजे हुए, वो खुदा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो गॉड, वो मालिक, जो कुछ इस धर्म के रूप में आए हैं, वो पुरुष प्रधानता वाले धर्म जितने भी हैं, उनमें धार्मिक सत्ता के रूप में पुरुषों को प्रधानता दी गई। ये लेखक कह रहा है, लेखक के अपने विचार हैं कि दुनिया के किसी भी धर्म का अध्ययन कर लो, उसमें धार्मिक सत्ता में आपको जो जिसके इर्द गिर्द धर्म चलता है, वो मुख्य पात्र के रूप में उसमें लीड रोल में पुरुष हैं। चाहे यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों में आप देख लीजिएगा पुरुष की प्रधानता वाला या पुरुष की सत्ता वाला ही धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान श्री महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, दाऊद अलैहिस्सलाम हो या मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब जो भगवान के अवतार या ईश्वरीय दूत, मैसेंजर ऑफ द गॉड, ये जो आए हैं मैसेंजर के रूप में, अवतार के रूप में, पैगंबर और नबियों के रूप में, वो सब के सब धर्म पुरुष प्रधानता लिए, पुरुष की सत्ता लिए हुए वाले ही हैं। ये लेखक ने कहा है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में धर्म जो धार्मिक सत्ता है, वो भी पुरुष की प्रधानता वाली ही है। प्रशिक्षणार्थियों, लेखक ने हवाला दिया है कि और तो और जो कानूनों का निर्माण किया गया है, वो भी धार्मिक आधार पर ही किया गया है। चाहे ईसाई धर्म के कानून हो, हिंदू धर्म के कानून हो, इस्लाम धर्म के कानून हो, विभिन्न कानूनों का निर्माण धार्मिक आधार पर किया गया है।
प्रशिक्षणार्थियों, और तो और विवाह, तलाक या भरण पोषण जितने भी संपत्ति के अधिकार हैं वो धर्म पर आधारित ही हैं। पितृसत्ता या पुरुष प्रधानता वाले समाज की बात हम कर रहे हैं, जिसमें पितृ प्रधानता, पुरुष की प्रधानता वाली इस सत्ता की यहाँ पर चर्चा हो रही है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले गैर बराबरी का दर्जा दिया गया है और ये गैर बराबरी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और तो और आप देखते हैं कि घर परिवार को चलाने के लिए सरकारी कानूनों से अधिक सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक रस्मों, सामाजिक परंपराओं का अधिक पालन करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पितृसत्ता को, पुरुष प्रधानता को, पितृ प्रधानता को आपको दर्शाने के लिए कुछ एक चार्ट दिया गया है, जिस पर महिला और पुरुष दोनों को जो अधिकार, दोनों को जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, वो इस प्रकार हैं। महिलाएं, इनके लिए कौन से अधिकार हैं, पुरुष इनके लिए कौन से अधिकार हैं, ये आपके सामने हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको धार्मिक संदर्भ में चर्चा कर रहा था कि कानूनों का निर्माण भी धर्म पर आधारित हुआ है और धर्म पर आधारित ही आप देखते हैं पितृ सत्तात्मक धर्म हैं। धर्म भी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित हैं, इस पर चर्चा हो रही थी। जैसा कि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो भी अवतारी पुरुष, जो भी मैसेंजर, जो भी नबी और पैगंबर दुनिया में आए, वो सब पुरुषों के रूप में आए, ये कहा गया है। प्रशिक्षणार्थियों, बहुत सारे विद्वानों ने इन धार्मिक सत्ताओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी धर्म आधारित हैं वो पुरुष सत्ता पर ही आधारित हैं। और तो और लेखक ये कहता है कानूनों का निर्माण किया गया है, वो भी धर्म पर आधारित ही कानूनों का निर्माण किया गया है, जिसमें तलाक, विवाह की व्यवस्था, संपत्ति और भरण पोषण के जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो धार्मिक व्यवस्था पर ही आधारित हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए कुछ अधिकार और उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं सामाजिक व्यवस्था के अनुसार। तो यहाँ महिलाओं के कुछ अधिकार देख लीजिए कि उनको एक अधिकार दिया गया है कि वो माँ अगर बनना चाहती हैं तो उनको विवाह करना होगा, ये अधिकार है। वो विवाह करने के बाद ही माँ बनने का अधिकार रखती हैं, जबकि पुरुष के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो विवाह करे या विवाह ना करे, लेकिन वो इल्लीगल कार्य से, लीगल कार्य से दोनों ही हालात में वो पिता बन सकता है। लेकिन समाज में कोई महिला ये अधिकार नहीं रखती कि वो माँ बन जाए
और वो विवाह न करे। ऐसा किसी बिरले समाज में अभी तक ये उदाहरण देखने को नहीं मिला। अगर धार्मिक संदर्भ में हम चर्चा करें तो वो चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी। चाहे कुंती जी का उदाहरण महाभारत काल में हो, चाहे ईसा मसीह पैगंबर साहब का उदाहरण हो कि ईसा मसीह की माँ मरियम कुंवारी थी और उनके ईसा मसीह पैदा हुए। इधर कुंती जी कुंवारी थी और उनके जो गर्भ में शिशु कर्ण पैदा हुए वो कुंवारी के थे। ऐसा इतिहास महाभारत में है। लेकिन प्रशिक्षणार्थियों, वो एक अलग मसला है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारा चर्चा का विषय है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में ऐसा कोई महिला नहीं कर सकती कि उसको विवाह से पहले वो माँ बनने का अधिकार रख ले। उसको पहले विवाह शादी करनी होगी, उसके बाद माँ बनने का उसको पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में ये अधिकार प्रदान किया गया है। नंबर 2, विवाह करना होगा तब वो अपने पति से संबंध स्थापित कर सकती है। यहाँ पर चर्चा का मुख्य विषय है कि पितृसत्ता के होने से महिलाओं को इन बंदिशों में या उनको जो अधिकार सौंपे गए हैं वो उन पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। नंबर 1, वो मां तब बनेंगी कि जब वो पहले विवाह कर लेंगी। नंबर 2, वो किसी भी पुरुष से संबंध स्थापित नहीं कर सकती जब तक कि वो उस पुरुष से विवाह ना कर लें। तो उनको पति के रूप में जो व्यक्ति मिलता है उसी से उनको संबंध बनाने की समाज के द्वारा या पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है। पुरुषों के लिए ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं आता कि वो विवाह करें तब वो संबंध किसी महिला से बना पाएंगे। पुरुषों के लिए नहीं। यहाँ पर मुद्दा नंबर 2 ये है, पुरुष परिवार का मुखिया है, उसको ये अधिकार दिया गया है। पुरुष को घर के सारे कार्यों का निर्णय लेने का अधिकार सौंपा गया है क्योंकि वो पुरुष है। संपत्ति का अधिकार पुरुष को दिया गया है, वंश चलाने का अधिकार पुरुष को दिया गया है, घूमने फिरने का अधिकार पुरुष को दिया गया है। ये सारे अधिकार महिलाओं को नहीं दिए गए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जिस पाठ की हम चर्चा कर रहे हैं वो पितृसत्ता या पितृ प्रधानता वाला पाठ है और उसमें ये महिलाओं के अधिकार देख रहे हैं आप और इधर पुरुषों के अधिकार आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिला और पुरुष के कुछ कर्तव्य भी हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और देर रात तक ये महिलाएं कार्य करती हैं। घर गृहस्थी को चलाने के लिए सुबह से लेकर और रात भर तक उनको कार्य करते करते हो जाता है। बहुत सारे समाजों में ऐसी व्यवस्था भी है कि महिलाएं घर गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर के कार्य मजदूरी आदि भी करती हैं और खेती में भी सहयोग करती हैं और उसके बाद रात भर भी उनको कार्य करना पड़ता है, देर रात तक।
ये उनका समाज ने कर्तव्य सुनिश्चित कर दिया है। नंबर 2, उनको ये कर्तव्य का पालन करना है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनको बेटा ही पैदा करना होगा। उनको पैदा करने का कर्तव्य निर्धारित कर दिया है। नंबर 3, पति को खुश रखना उसका कर्तव्य है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। चाहे वो देवता जुआरी हो, वो शराबी हो, वो परस्त्रियों के साथ गमन करता हो, कोई भी हो, ढेर सारे हो ऐब हों, लेकिन जिस महिला का विवाह जिस पुरुष से हो गया है वो उसको अपने पति को खुश रखना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बताइए, चाहे उसमें दुनिया भर के ऐब भरे पड़े हों, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन पत्नी का नैतिक कर्तव्य ये बनाया गया है कि उसको अपने पति को खुश रखना है। बड़े बूढ़ों की परिवार की सेवा करनी है और परिवारजनों की मदद करनी है और परिवार का नियोजन भी करना है। परिवार नियोजन की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर डाल दी गई है। यहां पर विरोधाभास ये दिखाना है कि महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं 2.5 और उनके कर्तव्य किए गए हैं दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने। प्रशिक्षणार्थियों, उनके पुरुष के कर्तव्य भी देख लीजिए। परिवार का भरण पोषण करना, परिवार की सुरक्षा करना, ये 2 कर्तव्यों का पालन करना पुरुष का है। संस्कृति का संरक्षण महिलाएं करेंगी, संस्कृति का हस्तांतरण महिलाएं करेंगी, धार्मिक कार्यों में क्रियाकलापों में भाग लेने का कार्य महिलाएं करेंगी और धार्मिक कार्यों का हस्तांतरण महिलाएं करेंगी। पुरुष का रोल प्ले करने का जो तरीका है वो सिर्फ भरण पोषण और परिवार की सुरक्षा करने का है। यहाँ पर जो अधिकार दिए गए वो महिलाओं के मुकाबले में पुरुषों के पास अधिक अधिकार हैं और महिलाओं के पास कम अधिकार हैं। यहाँ पर जो भरण पोषण और सुरक्षा की बात कही गई है, जो महिलाओं को प्रदान करते हैं पुरुष, उनके लिए कर्तव्य कम हैं और महिलाओं के कर्तव्य अधिक हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ध्यान देने की बात यह है कि पितृसत्तात्मक इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को कम अधिकार देते हुए अधिक कर्तव्यों का पालन करने की बाध्यता की गई है, जबकि महिलाओं के मुकाबले में पुरुषों को अधिक अधिकार दिए गए हैं और उनको कम कर्तव्यों का पालन करने की ताकीद की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर है कि पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधानता वाले समाज में ये विरोधाभास आपको देखने को मिलता है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले पाठ में आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।